One of hands-on methods is like business games. So in business games, what they do, like big organizations, what they do, they develop games for their, for their trainees. तो गेम्स प्ले करवाते हैं उसके अंदर। अच्छा, उसमें क्या होता है कि उस गेम के अंदर ना आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको सिनेरियोज दी जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि आप इसको देखकर और उसके मुताबिक आप डिसीजंस लें। व्हेन आई वाज गेटिंग माय डिग्री इन मलेशिया, एमबीए, तो वहाँ पर एक कोर्स था हमारा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमें एक वॉर गेम्स करवाई गई थी। द बेसिक थीम ऑफ दैट गेम वाज के वहाँ पर हमें एक पूरी एक सिचुएशन दी गई थी कि एक शहर के अंदर सैलाब आ रहा है, और उस सैलाब के को मद्देनज़र रखते हुए, उसको कीपिंग इन व्यू दैट दैट सिचुएशन इन दैट सिटी, हमें वहाँ पर कुछ फैसले करने थे, स्ट्रेटेजिक लेवल के फैसले करने थे। फॉर एग्जांपल, लोगों को निकालना है, वहाँ से सामान शिफ्ट करना है, मशीनरीज वहाँ पर पहुँचानी है, मतलब देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हाट वी हैड टू डू एट दैट टाइम, कि हमने वो अपने रिसोर्सेस, अवेलेबल मैन पावर, अवेलेबल ऑप्शंस, एंड कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द द थिंग्स दैट वर स्टक इन दैट एरिया, तो उसके मुताबिक हमें वहाँ पर फैसले करने थे। सो दैट वाज वन एग्जाम्पल इन विच वी यूज गेम्स so that our understanding, our decision making power, and intellectual thinking that increases। क्या होता है इसके अंदर? बिजनेस गेम रिक्वायर ट्रेनीज टू गैदर इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड मेक डिसीजंस। आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, और फिर आप अपना फैसला करेंगे। बिजनेस गेम्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट। आपके जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं उस वो स्किल डेवलप करने के लिए गेम्स यूज़ की जाती हैं। मिमिक द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ बिजनेस। आपको पता चलता है कि जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो कितना कॉम्पिटिटिव है। डिजाइंड टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल और बिहेवियर। ये इसलिए डिज़ाइन की जाती हैं कि आपको आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दी जाए, अंडरस्टैंडिंग दी जाए, और एप्लीकेशन आपको पता हो कि नॉलेज की एप्लीकेशन किस तरह हो सकती है, आप स्किल्स को किस तरह अक्वायर कर सकते हैं और फिर स्किल को यूज़ कर सकते हैं, और आपके बिहेवियर, आप किस तरह बिहेवियर अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपको वहाँ पर काम आए। इट ऑल्सो प्रोवाइड सेवरल अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, आप अल्टरनेटिव्स वहाँ पर देखते हैं कि भाई कौन सा काम हम कर सकते हैं या कौन सा फैसला लिया जा सकता है और किस ऑप्शन को सेलेक्ट किया जा सकता है। रूल्स लिमिट पार्टिसिपेंट बिहेवियर। उसके अंदर रूल्स वगैरह होते हैं गेम्स के अंदर, और आपका जो बिहेवियर है आप रूल्स के मुताबिक ही आपको चलना होता है। क्वेश्चन टू यूज व्हेन डीब्रीफिंग अ गेम। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डीब्रीफिंग के लिए यूज होते हैं किसी भी गेम के लिए ना। हाउ डिड द स्कोर ऑफ गेम अफेक्ट योर बिहेवियर एंड द बिहेवियर ऑफ द टीम। अच्छा, आपका जो बिहेवियर है वो किस तरह अफेक्ट होता है गेम प्ले करने से। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन दैट गेम, तो आपका बिहेवियर किस तरह हो रहा है। और अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा तो आपका बिहेवियर क्या है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको खुशी हो रही है, खुशी होने से आप और ज़्यादा पुरजोश हो रहे हैं, या खुशी होने से आप रिलैक्स हो रहे हैं कि भाई मैं तो कर कर सकता हूँ, मैंने तो ये गेम प्ले कर ली है, मतलब आई नो ईच एंड एवरीथिंग, तो उसके बाद बंदा रिलैक्स हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जीतने के बाद उनके अंदर जोश और ज़्यादा आ जाता है, वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। बट कुछ लोग होते हैं कि नहीं, बस हम मुझे तो सब कुछ आ रहा है, एंड आई एम इंटेलिजेंट पर्सन। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द गेम। आपने गेम से क्या सीखा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम रिमाइंड यू ऑफ सिचुएशंस एट वर्क। अच्छा, गेम का कौन सा हिस्सा था कि जिसने आपको एक रिमाइंडर दिया, कि आपको रिमाइंड करवाया कि आपके काम के साथ वो किस तरह रिलेट कर रहा था। समटाइम्स होता है ना कि हम कोई ऐसा एस्पेक्ट होता है, कोई ऐसा हिस्सा होता है, पार्ट होता है, जहाँ पर हमें याद आती है कि हाँ ये चीज़ तो मेरे साथ वर्क प्लेस पे भी हो चुकी थी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हाउ डज द गेम रिलेट टू योर वर्क। गेम आपके काम के साथ किस तरह रिलेट करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने वॉर गेम्स प्ले की थी, तो उसका यही था कि भाई अगर कोई मुश्किल आती है और जहाँ आपको चूज़ करना पड़े, पिक एंड चूज़ करना पड़े, बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तो आप क्या चूज़ करेंगे। वैल्यूएबल आइटम्स चूज़ करेंगे, लाइफ्स चूज़ करेंगे, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस चीज़ को ज़्यादा वहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं। हाउ डज द गेम रिलेट टू योर वर्क।
ये तो हो गया। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द गेम दैट यू प्लान टू यूज एट वर्क? अपने गेम से क्या सीखा जिसको आप प्लान कर रहे हैं कि अपने आप काम वाली जगह पर उसको आप यूटिलाइज करेंगे, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। हैंड्स ऑन मेथड के अंदर एक और आता है रोल प्लेस। रोल प्लेस लाइक आप ना किसी को कहते हैं कि भाई आप आज मैनेजर की तरह सोचो, आप आज आज के दिन आप मैनेजर हो। एक मूवी आई थी, अगर आपने देखी हो, नायक, इंडियन मूवी है जिसमें एक दिन का सीएम बनता है। उसमें क्या होता है, वो उसको कहता है कि इतने प्रॉब्लम से इंटरव्यू के दौरान, तो कहता है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो बाहर से बैठ के देख रहे होते हो, एक दिन के लिए सीएम बन के दिखाओ। तो बाद में फिर वो सीएम बन जाता है। तो दैट दैट इज अ एग्जांपल ऑफ रोल प्ले। ट्रेनीज एक्ट आउट कैरेक्टर्स असाइन टू देम। ट्रेनीज को कैरेक्टर असाइन होते हैं, वो कोई भी आप उनको कैरेक्टर असाइन कर दें, मैनेजर का कर दें, सपोर्टर का कर दें, आप उनको सुपरवाइजर का कर दें, सबऑर्डिनेट का कर दें, तो वो रोल प्ले करते हैं। ट्रेनर्स नीड टू एंगेज इन सेवरल एक्टिविटीज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रोल प्ले। जो ट्रेनर्स हैं उनको वो एंगेज करते हैं खुद को सेवरल एक्टिविटीज के अंदर, बिफोर, पहले, दौरान गेम के दौरान, और फिर उस रोल प्ले के दौरान और रोल प्ले के बाद। डिफर फ्रॉम साइमुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा ये साइमुलेशन से डिफरेंट है। साइमुलेशन में मैंने आपको कहा था ना कि एक फेक चीज़ बनाई जाती है, आपको एक फेक जगह प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर आप वही चीज़ें कर रहे होते हैं, पर वो जगह फेक होती है, वो रियल वर्क प्लेस नहीं होता। सिमिलरिटीज होती हैं कि वो वर्क प्लेस की तरह ही एक जगह जगह बनाई जाती है। रिस्पॉन्स चॉइसेस अवेलेबल टू द ट्रेनीज। अच्छा, सिमुलेशन किससे डिफरेंट किस तरह होती है कि आपको रिस्पॉन्स चॉइसेस अवेलेबल होती हैं ट्रेनीज के लिए, कि आप क्या रिस्पॉन्स कर सकते हैं या आप क्या, कौन सा चॉइस कर सकते हैं। लेवल ऑफ डिटेल ऑफ द सिचुएशन गिवन टू द ट्रेनीज। जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर शायद ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आप एक रोल प्ले कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आउटकम्स ऑफ द ट्रेनीज रिस्पॉन्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो सिमुलेशन से इस रोल प्ले को डिफरेंट बनाती हैं। एक्टिविटीज फॉर इफेक्टिव रोल प्लेस। अच्छा, क्या इफेक्टिव एक्टिविटीज हो सकती हैं? प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन द पर्पज ऑफ एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल प्ले। आप उनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या पर्पस बताते हैं कि भाई रोल प्ले का पर्पस क्या है। मेक श्योर दैट ए स्क्रिप्ट इज प्रोवाइडेड विद इनफ डिटेल फॉर ट्रेनीज टू अंडरस्टैंड देयर रोल। उनको एक आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो इनफ हो उनको समझने के लिए कि उनको कौन सा रोल प्ले करना है। द रूम इज अरेंज्ड सो ट्रेनीज कैन सी एंड हियर द रोल प्लेयर्स। एक रूम अरेंज किया जाता है जहाँ पर ट्रेनीज देख सकते हैं या सुन सकते हैं, जो रोल प्लेयर्स हैं जिनको रोल दिया गया है, जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको सुन सकते हैं वो। ऑब्जर्वेशन शीट्स एंड चेकलिस्ट दैट एम्फेसाइज द इश्यूज इन द रोल प्ले आर डेवलप्ड एंड यूज। ऑब्जर्वेशन शीट्स ऑब्जर्व करते हैं और चेकलिस्ट बनाते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ें कर रहा है नहीं कर रहा, ये ऑब्जर्वेशन करते हैं आपके, भाई ऑब्जर्वेशन शीट होती है, ठीक है। डीब्रीफिंग अकर्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द रोल प्लेयर्स एंड ऑब्जर्वर्स, द रिलेशनशिप ऑफ द रोल प्ले टू द कंपनी कॉन्टेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स। आखिर में डीब्रीफिंग होती है, दोनों डीब्रीफिंग करते हैं, एक जो रोल प्ले कर रहा है और एक उनको जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक दूसरे शेयरिंग करते हैं कि भी दौरान रोल प्ले के क्या क्या हुआ। जो रोल प्लेयर है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है कि दौरान रोल प्ले उसको क्या फीलिंग्स आई। देखें, हम बाहर से बैठ कर ना हम काफ़ी चीज़ें अपने हिसाब से तो बोल जाते हैं, बट व्हेन वी आर परफॉर्मिंग दैट रोल, जब आप उस रोल के अंदर आते हैं तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आपका जो अप्रोच है, आपकी जो थिंकिंग अप्रोच है वो डिफरेंट होती है। आपका लेवल ऑफ जो एंग्जाइटी है वो डिफरेंट हो जाता है। व्हेन आई एम सिटिंग आउटसाइड ऑफ एनीथिंग तो मेरा एंग्जाइटी लेवल नहीं होगा, पर जब मैं वो काम कर रहा हूँगा तो मेरे अंदर एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन आएगी, मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, वो प्रेशर पॉइंट मुझे फैसले करने में मुझे दुश्वारी देगा वो। जब हम रिलैक्स होते हैं तो आराम से फैसले करते हैं, राइट। पर जब हम प्रेशर में होते हैं ना तो तब का जो फैसला होता है वो नॉर्मल से अलग होता है। जो आप नॉर्मली एक फैसला कर रहे होते हैं वो उससे अलग होता है। हैंड्स ऑन मेथड के अंदर एक और है बिहेवियर मॉडलिंग। बिहेवियर मॉडलिंग क्या होता है? बिहेवियर मॉडलिंग डेमोन्स्ट्रेट्स की बिहेवियर टू रेप्लिकेट, प्रोवाइड ट्रेनीज विद द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस द की बिहेवियर्स। अच्छा, आपको ना कुछ बिहेवियर्स बताए जाते हैं कि आपने ये बिहेवियर को रिप्लिकेट करना है, आपने इस बिहेवियर को इमिटेट करना है। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ को डुप्लीकेट करते हैं, आप उसकी जगह अपना बिहेवियर आप उसको वो करते हैं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, ये सोशल लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है। सोशल लर्निंग थ्योरी आपने पढ़ी है चैप्टर नंबर 4 में।
तो ये जो बिहेवियर मॉडलिंग है वो पूरा आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप सिचुएशन के मुताबिक और आपके जो सोशल लर्निंग्स हैं उसके मुताबिक आप अपने बिहेवियर को रेप्लिकेट करते हैं। मोर अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग स्किल्स एंड बिहेवियर्स देन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये अप्रोप्रिएट है फॉर टीचिंग स्किल्स के लिए एंड बिहेवियर्स बजाय कि वो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ जाए। तो इसकी जो ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी है वो टीचिंग स्किल्स के अंदर ज़्यादा वो आ जाती है। ठीक है। तो दिस इज हाउ बिहेवियर मॉडलिंग वर्क के आप अपने बिहेवियर की मॉडलिंग करते हैं बाय रेप्लिकेटिंग की बिहेवियर्स। जो की बिहेवियर्स हैं आप उनके साथ अपने बिहेवियर को रेप्लिकेट करते हैं। Developing behavior modeling training programs requires determining the tasks that are not being adequately performed due to lack of skill or behavior। ठीक है। हम बिहेवियर मॉडलिंग क्यों करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स? क्योंकि ऐसे टास्क जिसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास वो स्किल या वो बिहेवियर ना हो। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं, तो क्या आर्मी के अंदर जो लीडरशिप पोजीशन पे है जो जज्बाती इंसान है वो काम कर सकता है? मेरे ख्याल में तो नहीं कर सकता, क्योंकि जज्बात में आकर वो कोई ऐसे फैसले करेगा कि जो नुकसान दे सकती है पूरे के पूरे उस बटालियन को, पूरी उस फोर्स को जो उस क्या कहते हैं उस बॉर्डर पे वो जो लड़ रहे होते हैं। तो इसी तरह काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपका बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर है, एक फैकल्टी मेंबर है यूनिवर्सिटी में, तो उसका बिहेवियर किस तरह होना चाहिए? उसका बिहेवियर रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, काम पर्सनैलिटी होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। उसके अलावा उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए कि वो अपने लेक्चर्स को, अपने अपनी जॉब को वो सही तरीके से फुलफिल करे। देखें, करप्शन सिर्फ पैसा खाना नहीं होता। इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर जॉब, यू आर ऑल्सो डूइंग करप्शन। आपका काम है टीच करना, आप टीचिंग नहीं कर रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं, या आप प्रॉपरली टीच नहीं कर रहे हैं, स्टिल यू आर डूइंग करप्शन। तो टीचर्स के जो बिहेवियर है ना, उसमें कुछ चीज़ें वेरी कॉमन है। जैसे मैंने बताया कामनेस, कि वो काम होना चाहिए, उसके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो सुन सके स्टूडेंट्स की बातों को। तो जब अगर वो बिहेवियर नहीं होगा एक टीचर के अंदर, तो उसके लिए हम बिहेवियर मॉडलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे, ताकि उनका बिहेवियर हम रेप्लिकेट करें उस बिहेवियर के लिए जो रिक्वायर्ड है उस टास्क को पूरा करने के लिए। की बिहेवियर क्या होता है? अ सेट ऑफ बिहेवियर्स दैट आर नेसेसरी टू कंप्लीट अ टास्क। ठीक है। की बिहेवियर क्या है? ऐसा ऐसा बिहेवियर जो आपके पास होना चाहिए कोई भी टास्क पूरा करने के लिए। मॉडलिंग डिस्प्ले की बिहेवियर्स द ट्रेनीज विल प्रैक्टिस टू डेवलप द सेम सेट ऑफ बिहेवियर्स। ठीक है। ये मॉडलिंग डिस्प्ले है कि वो की बिहेवियर है जिसको ट्रेनीज प्रैक्टिस करेंगे ताकि उनके अंदर भी वो बिहेवियर आ सके। एक्टिविटीज इन बिहेवियर मॉडलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन 45 मिनट्स का होता है। वॉच वीडियोस दैट प्रेजेंट की बिहेवियर, आपको वीडियोस दिखाए जाते हैं कि भाई देखें कि आपको इस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बिहेवियर दिखाता हूँ किसी टीचर का, कि हाउ टीचर बिहेव इन द क्लास। तो वो टीचर्स को सिखाने के लिए कि भाई आप इस तरह का बिहेवियर रखेंगे तो आप ये टास्क, अपना जो टीचिंग का टास्क है वो आराम से पूरा कर सकेंगे। स्किल प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट, 2.5 घंटे की उसमें व्यू मॉडल, पार्टिसिपेट इन रोल प्लेज एंड प्रैक्टिस, रिसीव ओरल एंड वीडियो फीडबैक। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा किसमें क्या आता है। मॉडलिंग डिस्प्ले में क्या आता है? की बिहेवियर दैट द ट्रेनीज विल प्रैक्टिस टू डेवलप द सेम सेट ऑफ बिहेवियर्स। ठीक है। क्लियरली प्रेजेंट्स की बिहेवियर्स, जो मॉडलिंग डिस्प्ले है वो इज क्रेडिबल टू ट्रेनीज। क्रेडिबल होता है। ओवरव्यू ऑफ की बिहेवियर इज प्रेजेंटेड, की बिहेवियर इज रिपीटेड, रिव्यू ऑफ की बिहेवियर इज इंक्लूडेड, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूज ऑफ की बिहेवियर इज प्रेजेंटेड। एप्लीकेशन प्लानिंग, प्रिपेयर ट्रेनीज टू यूज द की बिहेवियर्स ऑन द जॉब। ठीक है। ट्रेनिंग का जो मकसद है ना वो है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। बेसिकली जो भी ट्रेनिंग है वो विदाउट ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग वो यूजलेस है, उसका कोई वो पर्पज लेस है, उसका कोई पर्पज अचीव नहीं हो रहा। तो हर ट्रेनिंग के बाद आपकी एप्लीकेशन ज़रूरी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर क्या है? एप्लीकेशन प्लानिंग है कि प्रिपेयर्स ट्रेनीज टू यूज द की बिहेवियर्स ऑन द जॉब। जब आप जॉब में जाएंगे तो आप उस की बिहेवियर को वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। Another method is group building methods। ग्रुप बिल्डिंग मेथड्स, ग्रुप से आप समझ सकते हैं ना कि भाई कोई भी पेयर ऑफ मोर देन 2 पीपल, राइट, कि कोई भी ऐसा एक मजमुआ जहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग हों तो हम उसको ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप बिल्डिंग मेथड्स में क्या आता है? डिजाइंड टू इम्प्रूव टीम और ग्रुप इफेक्टिवनेस। अच्छा,
ये मेथड डिजाइन किया गया है कि टीम और ग्रुप की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए। ठीक है। टीम क्या है? टू और मोर पीपल विद स्पेसिफिक रोल्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्किंग टू अचीव अ कॉमन गोल। टीम का मकसद है कि जहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ काम करें और उनको एक रोल असाइन किया जाए, पर उनका जो गोल है वो कॉमन होना चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, 4 स्टेजेस आर गेनिंग कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड थ्योरी। ठीक है, आपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गेन करनी है और जो थ्योरीज होती हैं उसको गेन करना है। टेकिंग पार्ट इन अ बिहेवियरल सिमुलेशन, आपने जो बिहेवियरल सिमुलेशंस हैं उसके अंदर आपने हिस्सा लेना है, आपने पार्टिसिपेट करना है। एनालाइज करनी है एक्टिविटी को, यू हैव टू एनालाइज द एक्टिविटी। कनेक्टिंग द थ्योरी एंड एक्टिविटी टू रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, आखिर में आपने कनेक्ट करना है थ्योरी को रियल लाइफ सिचुएशन के साथ, आपने उसको कनेक्ट करना है। एडवेंचर लर्निंग, एडवेंचर लर्निंग क्या है? फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज। ठीक है, ये फोकस करता है डेवलपमेंट पे ना। डेवलपमेंट क्या है कि आपका जो टीम वर्क है उसको कैसे बनाया जाए, उसको कैसे निखारा जाए। जो आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं उसको कैसे पॉलिश किया जाए। वो कैसे पॉलिश होती हैं? थ्रू स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज। स्ट्रक्चर्ड मीन्स के वो अ सेट ऑफ रूल्स, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस, उसके थ्रू आप कोई भी एक्टिविटीज करवाएं जिसको एक प्री डिफाइंड हो। स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्री डिफाइंड, कि जिस चीज़ का पूरा आपको पता होगा उसके अंदर क्या क्या करना है। It includes wilderness training, outdoor training, ड्रम सर्कल्स एंड कुकिंग क्लासेस। अच्छा, इसके अंदर क्या आती हैं एडवेंचर लर्निंग के अंदर? विल्डरनेस ट्रेनिंग, जंगल के अंदर आपकी ट्रेनिंग हो रही है, माउंटेन्स के ऊपर आपकी ट्रेनिंग हो रही है। आउटडोर ट्रेनिंग्स, ड्रम सर्कल्स हो गई या फिर कुकिंग क्लासेस हो गई। कुकिंग क्लासेस में जाहिर है आपको वहाँ पर देर आर सो मेनी थिंग्स, आपको कटिंग भी करनी होती है, आपको आग भी जलानी होती है। डेवलप्स स्किल्स रिलेटेड टू ग्रुप इफेक्टिवनेस, जो भी आपकी आउटडोर एक्टिविटीज है ना, मोस्टली दे इन्वॉल्व ग्रुप्स। आप वो काम अकेले नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ले लें, अगर आपको कोई हिल क्लाइंब करनी है, किसी आपने माउंटेन पे क्लाइंबिंग करनी है, तो क्या आप अकेले कर सकते हैं? नहीं, आपको वहाँ पर टीम की या फिर ग्रुप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है एक दूसरे की। एक बंदा ऊपर जाके रस्सी लगाता है, फिर नीचे से आप उनको बाकियों के ऊपर पुल कर लेते हैं, फिर या फिर सामान उठाने के लिए आपको ज़्यादा लोग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग इन अ वाइल्ड प्लेस, तो वहाँ पर आपको सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको सामान ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। सो एडवेंचर लर्निंग इज ऑल अबाउट एनी आउट ट्रेनिंग दैट हैपेंस आउटसाइड इन द ओपन एरिया, सच एज विल्डरनेस हो गया आपका, आउटडोर हो गया, फिर कुकिंग क्लासेस हैं, या किसी माउंटेन पे आप चले गए। Group building methods, to be successful, exercises should be related to the types of skills participants are expected to develop. जो आपके एक्सरसाइजेज है ना, वो आपके मैच करने चाहिए किसके साथ? स्किल्स जो आपके ट्रेनीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डेवलप करेंगे। ठीक है, अगर मेरी जॉब है किसी टफ इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोल माइन के अंदर काम कर रहा हूँ, तो कोल माइन के लिए मुझे ट्रेनिंग कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं ये लोग? ऐसी ट्रेनिंग जिसके अंदर हार्श कंडीशंस हों, ताकि वो जो स्किल्स मैं सीख रहा हूँ वो मुझे हेल्प आउट करें टू परफॉर्म माई जॉब इन अ कोल माइन। आफ्टर द एक्सरसाइज, a skilled facilitator should lead a discussion about। एक्सरसाइज के बाद जो स्किल्ड फैसिलिटेटर होता है वो डिस्कशन करवाता है किन चीज़ों पे? व्हाट हैपेंड इन द एक्सरसाइज, क्या हुआ एक्सरसाइज के अंदर, व्हाट वाज लर्न, क्या सीखा आपने एक्सरसाइज के अंदर, एंड हाउ इवेंट्स इन द एक्सरसाइज रिलेट टू जॉब सिचुएशन। आपने वहाँ पर लिंकेज शो करना है, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है ना वो यहीं से आती है। जब आप शो करेंगे ना कि भी आपने जो सीखा है वो आपकी जॉब के साथ किस तरह मैच कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग पॉसिबल है। अदरवाइज कुछ लोग होते हैं जो ब्लैंक होते हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता कि वो जो काम सीख रहे हैं ट्रेनिंग में वो उनकी जॉब के साथ किस तरह रिलेट करता है। तो वो अक्सर सवाल करते हैं कि मैं ये क्यों सीख रहा हूँ, वाई एम लर्निंग दिस बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई जॉब। तो इसलिए वो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग नहीं हो सकती। तो इसीलिए डिस्कशन लाजमी है आफ्टर एक्सरसाइज। आप डिस्कशन के थ्रू पूछ सकते हैं कि आपकी जॉब किस तरह रिलेट करती है जो आपने सीखा है आज। हाउ टू अप्लाई व्हाट वाज लर्नड ऑन द जॉब, जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करेंगे जॉब पे, अपनी जॉब पे। टीम ट्रेनिंग डिजाइंड टू इम्प्रूव टीम इफेक्टिवनेस। टीम ट्रेनिंग डिजाइन की जाती है आपके टीम की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। इफेक्टिव टीम ट्रेनिंग हेल्प्स डेवलप प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व एरर्स। जो इफेक्टिव टीम ट्रेनिंग्स है ना वो डेवलप करती हैं प्रोसीजर्स जो आपको कोई भी एरर को सॉल्व करने में आपको वो हेल्प आउट करती हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आप इंफॉर्मेशन किस तरह गैदर कर सकते हैं? बाय हैविंग अ टीम वर्क। आप जब टीम के साथ काम करते हैं
तो आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उनको कोऑर्डिनेशन भी होती है आपकी। 3 कंपोनेंट्स ऑफ टीम परफॉर्मेंस, 3 कंपोनेंट्स है, कौन कौन से हैं? नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। ठीक है, टीम के अंदर जब आप काम करते हैं ना, परफॉर्मेंस जो आती है टीम की वो नॉलेज से आती है। आपके सारे मेंबर्स नॉलेजेबल होने चाहिए या उनमें से कुछ नॉलेजेबल हो, ताकि वो अपने टीम मेंबर के साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें। एटीट्यूड्स, आपके जो रवैये हैं, आपका रवैया पॉजिटिव मैटर करता है टीम के अंदर। कुछ लोग होते हैं जो टीम में काम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनका रवैया पॉजिटिव नहीं होता टुवर्ड्स अदर्स। दे कैन नॉट वर्क इन अ टीम। कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शंस पसंद नहीं है कि कोई मुझे अगर कहे कि ये काम तो कर दो, उनको बुरा लग जाता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इज द की इन टीम परफॉर्मेंस। एंड देन बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपका बिहेवियर वर्कहॉलिक होना चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर हो, हेल्पिंग बिहेवियर हो, आप हेल्प करें अपने कोलीग्स को। उसके बाद तभी आपकी जो टीम परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सकती है। मेन एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टीम ट्रेनिंग, कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं इसके अंदर? टूल्स हैं, मेथड्स, स्ट्रेटजीज, टीम ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट। ठीक है, टूल्स कौन से हैं? टीम टास्क एनालिसिस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आप परफॉर्म को किस तरह मेजर करेंगे, टास्क सिमुलेशंस एंड एक्सरसाइजेस, फीडबैक एंड प्रिंसिपल्स। मेथड्स कौन से हैं? इंफॉर्मेशन बेस्ड, डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड, वीडियो, प्रैक्टिस बेस्ड, गाइडेड प्रैक्टिस एंड रोल प्ले। ये सारी चीज़ें जो पीछे हमने पढ़ ली हैं। स्ट्रेटजीज कौन सी हैं? क्रॉस ट्रेनिंग है, कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग है, टीम लीडर ट्रेनिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका टीम ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव सेट करता है। उसके बाद जो कंटेंट्स है वो हमने ऊपर जो डिस्कस किए थे कि नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। क्रॉस ट्रेनिंग क्या है? टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस ईच अदर्स स्किल्स। ठीक है, जो टीम मेंबर्स है ना वो समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं आपस में, वो एक दूसरे के स्किल्स को समझते हैं। ठीक है, क्रॉस रनिंग का मतलब यही है कि आपके पास जो नॉलेज है वो आप अपने टीम मेंबर को सिखाएं, आप उससे प्रैक्टिस करवाएं, और जो उनके पास नॉलेज है उसको आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें या उसको आप समझें। कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब ही ये होता है कि आप शेयर करते हैं, आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो फॉर एग्जांपल जब हम अकेले में कोई भी फैसला करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि बत्ता बारह, सिंधी में एक टर्म यूज होता है बत्ता बारह। दैट मीन्स के 2 से 12 बनता है। इसका मतलब है कि 2 जमा 2 या 1 जमा 2 तो वो 12 बनता है। तो जब भी आप ज़्यादा लोग इन्वॉल्व करके कोई फैसला करेंगे तो वो फैसला प्रॉपरली एक अच्छा फैसला आप कर सकेंगे, क्योंकि आप 2 माइंड्स को यूज़ कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मैक्सिमाइज टीम परफॉर्मेंस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन टीम ट्रेनिंग के अंदर आप जिम्मेदारियां देते हैं या जिम्मेदारियां उनके अंदर आप ट्रेन करते हैं उनको कि आप किस तरह टीम परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लीडर ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग फॉर टीम मैनेजर और फैसिलिटेटर। ठीक है, सिनारियो बेस्ड ट्रेनिंग प्लेसेस टीम मेंबर्स इन रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट वाइल लर्निंग। सिनारियो बेस्ड होता है जब आप आर्मी की टेस्ट देने जाते हैं ना फॉर सेकेंड लेफ्टिनेंट, तो वहाँ पर आपको आईएसएसबी में कुछ टास्क दिए जाते हैं, वो सिनारियो बेस्ड होते हैं। बेसिकली वो आपका ना देख रहे होते हैं कि आप कितनी आपके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं, कितनी आपके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको एक टास्क प्रोवाइड करते हैं कि आपका ये टास्क है और आपने ये टास्क इतने मिनट्स में पूरा करना है, आपके पास ये रिसोर्सेज हैं। तो वो बेसिकली वहाँ पर आपकी लीडरशिप स्किल्स को एवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह सिनारियो बेस्ड ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप अपने टीम मेंबर्स को एक रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं वाइल लर्निंग। आप उनको बताते हैं कि भाई आपको ये करना है और ये टास्क आपने इस तरह पूरा करना है। गाइडेड टीम सेल्फ करेक्शन एम्फेसाइजेस कंटिन्यूस लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग इन टीम्स। ठीक है, गाइडेड टीम सेल्फ करेक्शन, आप टीम्स को एक सेल्फ करेक्शन के लिए ना उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप कहते हैं कि आप खुद को खुद करेक्ट करें। किस तरह? आप एक गलती करते हैं, गलती को आप फिर आपस में ही मशवरा करके आप उसको करेक्शन की तरफ ले जाते हैं, या फिर आपकी जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको गाइड करते हैं कि भाई इस टास्क को हम इस तरह कर सकते हैं। एक्शन लर्निंग टीम्स और वर्क ग्रुप्स सॉल्व एन एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, एक्शन लर्निंग का मतलब क्या है कि आप काम करते हुए लर्न करते हैं, एक्शन। ठीक है, आप एक काम कर रहे हैं और काम करने के साथ साथ आपकी लर्निंग हो रही है। तो टीम्स या वर्क ग्रुप्स हैं वो सॉल्व एन एक्चुअल प्रॉब्लम, वो एक एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं।
कमिट टू एन एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान बनाते हैं, आर अकाउंटेबल फॉर कैरिंग आउट द प्लान, और वो जिम्मेदार होते हैं कि वो इस प्लान को कैरी आउट करेंगे। एड्रेसेस हाउ टू चेंज द बिजनेस, बेटर यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, रिमूव बैरियर्स बिटवीन द कस्टमर एंड कंपनी, डेवलप ग्लोबल लीडर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। स्टेप्स इन एक्शन लर्निंग, ये स्टेप्स आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से स्टेप्स के अंदर, बहुत आसान है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पॉन्सर ऑफ एक्शन लर्निंग इंक्लूडिंग CEOs एंड टॉप मैनेजर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम और इशू, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द ग्रुप हु कैन एड्रेस द प्रॉब्लम, सो ऑन। ठीक है, द लास्ट हेडिंग इज सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा बेसिकली एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो दुनिया में फॉलो करते हैं लोग। इसका पर्पस क्या है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड विद द गोल ऑफ नो मोर देन 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन प्रोसेस। ठीक है, आप अपने काम को इस तरह सर अंजाम दें कि अगर 1 मिलियन प्रोसेस है तो उसके अंदर जो गलती की गुंजाइश है वो 3.4 से ना हो। मतलब ये उनका एक स्टैंडर्ड है, सिक्स सिग्मा के अंदर आता है। दैट मीन्स कि डू योर जॉब विद परफेक्शन, उसके अंदर कोई कोई डिफेक्ट ना हो, कोई गलती ना हो। ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स सेवरल लेवल्स। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स आ जाती हैं। कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉय बिकम सर्टिफाइड एज द ग्रीन बेल्ट्स, चैंपियंस और ब्लैक बेल्ट्स। जब आप सिक्स सिग्मा की जो ट्रेनिंग है ना, अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको चैंपियंस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, आपको ग्रीन बेल्ट या फिर ब्लैक बेल्ट होता है कराटे के अंदर, तो आपको इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज आ जाती है कि आप उसके अंदर चैंपियन बन जाते हैं, क्योंकि आपकी जो परफेक्शन लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर। अनदर लेवल इज काइजन। काइजन क्या है? फोकसेस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस। काइजन में हम हमेशा बेंचमार्क बनाते हैं, हम खुद को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं। टीम में जब हम ग्रुप बिल्डिंग की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप बिल्डिंग मेथड्स, तो हमेशा टीम के अंदर एक ये फायदा होता है कि आप अपने टीम मेंबर के साथ खुद को कंपेयर करते हैं कि अगर मेरा टीम मेंबर इस लेवल पे काम कर रहा है तो मैं भी इस लेवल पे काम कर सकता हूँ, या मुझे इस लेवल पे काम करना चाहिए। तो हमेशा आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप अपने टीम मेंबर्स को देख रहे होते हैं और वो एक दूसरे के ना, वो एक पॉजिटिव एक कंपटीशन के अंदर आके आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं। चूजिंग अ ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, ट्रेनिंग मेथड किस तरह आप चूज करते हैं ना, क्या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर चूजिंग अ ट्रेनिंग मेथड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो टाइप है लर्निंग आउटकम की वो क्या है। जैसे कि आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि आपने देखना होता है कि जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है, फॉर है या नियर है। ठीक है, उसके अलावा उसकी नेचर कितनी सीरियस है, सीरियस नेचर की आउटकम्स है या फिर नॉर्मल है या मॉडरेट है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ना आप जो ट्रेनिंग मेथड्स है वो आप सिलेक्शन करते हैं। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच द लर्निंग मेथड फैसिलिटेट्स लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, आपने देखना होता है कि किस हद तक आपका जो लर्निंग मेथड है वो फैसिलिटेट करेगा आपकी लर्निंग को और ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग को। अगर आपके प्रेजेंटेशन के थ्रू आपकी लर्निंग हो सकती है और ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है तो आप फिर जाएंगे टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन। या फिर ऑन द जॉब आप कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि ऑन द जॉब में आपका जो फैसिलिटेट ज़्यादा होगा लर्निंग और ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, तो फिर देन यू विल सेलेक्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। एवेल्यूएट द रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है, आप कॉस्ट को देखेंगे कि कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रही, आपका बजट इतना है या नहीं है, या वो जो काम है क्या उसकी इतनी सिग्निफिकेंस है कि उसके सीखने के बाद आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं इन द ट्रेनिंग मेथड्स। या अगर इतनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो आप फिर मिनिमम कॉस्ट की तरफ जाएंगे, फिर देन यू विल गो टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन मेथड। कंसिडर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, आपने उसकी इफेक्टिवनेस को देखना है कि दोनों में से ना, ट्रेनिंग मेथड्स में से, फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंटेशन है, ऑन द जॉब है, हैंड्स ऑन मेथड है, इनमें से किसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो सकती है। ये जब सारी चीज़ें आप कंसिडर करेंगे तो उसके बाद यू कैन ईजिली चूज अ ट्रेनिंग मेथड फॉर योर ट्रेनिंग और लर्निंग पर्पस. So that's all about chapter 7. If you have any queries, you can ask me in the comment section. And I hope you found this lecture helpful. And how I hope आपको फ़ायदा हुआ होगा इस लेक्चर के बाद. And I wish you best of luck for your exams. I hope you will score good marks in your exam. Thank you for watching.